सो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्लांट्स के अंदर में पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, जिसके अंदर हम ऑटोगैमी और गिटनोगैमी हमने पढ़ा था, और क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें हमने जीनोगैमी पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने जीनोगैमी पढ़ा था और इसमें ऑटोगैमी प्लस गिटनोगैमी पढ़ा था। अब इन दोनों में से ज़्यादा बेनिफिशियल प्लांट के लिए कौन सा रहेगा? अगर इन दोनों में से देखा जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल प्लांट्स के लिए रहता है क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में नए तरह का जीनोटाइप आता है, नए तरह के जीनोटाइप की मिक्सिंग होती है, क्योंकि दो अलग अलग टाइप का जीन पूल मिक्स हो रहा है, मेल और फीमेल डिफरेंट टाइप के हैं, तो यहाँ पर वेरिएशन के सोर्स ज़्यादा होते हैं, वेरिएशन अच्छा दिखाई पड़ता है। जबकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पर वेरिएशन बहुत कम आता है, वेरिएशन कम आएगा या नहीं आएगा। अब इससे होता क्या है कि अगर लगातार कोई प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म लगातार सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन करता रहे, कॉन्टिन्यूसली लगातार कुछ जनरेशन ये सेल्फिंग करता रहे, तो उससे होता क्या है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने का खतरा होता है। प्लांट्स के अंदर में कुछ नया वेरिएशन आ नहीं रहा होता है, जो पुराने से हार्मफुल वेरिएंट्स होते हैं ना, वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, क्योंकि पहले वो रिसेसिव कंडीशन में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे प्लांट के अंदर में नया वेरिएशन आ नहीं रहा होता और हार्मफुल जो म्यूटेशंस होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाएं, हार्मफुल म्यूटेशन अपने आप को क्या करने लग जाएं, एक्सप्रेस, इन दोनों ही कंडीशन को हम बुलाते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। जब भी हमें प्लांट्स में ये दोनों कंडीशंस मिलती हैं तो इन्हीं को बुलाया जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का रीज़न ही है सेल्फ पॉलिनेशन। लगातार अगर सेल्फिंग होती रहती है, लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, तो उससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। उससे निपटने का जो दूसरा तरीका है दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हम दो अलग जीन्स के लेवल पर मिक्सिंग करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अब प्लांट्स के अंदर कैसे अडेप्टेशन होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेंगे? प्लांट्स अपने अंदर में, फ्लावर अपने अंदर में कुछ ऐसे अडेप्टेशन को डेवलप करता है जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और सेल्फ पॉलिनेशन कम से कम हो। क्यों ज़रूरत है इस तरह के अडेप्टेशन की? क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर में फ्लावर लगते हैं बाइसेक्सुअल। अपने 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक में 7-8 फैमिलीज़ पढ़ी थी, उसमें से कितनी ऐसी फैमिलीज़ थी जहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर लग रहे हैं? लगभग सब में बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, एक आध को छोड़ के। इसका मतलब ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं। उनके फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। अब क्योंकि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, तो ज़्यादा चांसेस तो ये होने चाहिए कि ये वाला, इसी का पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे आकर लैंड कर जाएगा और सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। पर इसी को अवॉइड करने के लिए प्लांट अपने अंदर में अलग अलग तरह के अडेप्टेशन डेवलप करता है। वो अडेप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, कोई केमिकल लेवल पे हो सकता है। तो इस सारे अडेप्टेशन जिसकी वजह से प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को रोके और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को बढ़ाए, तो उन सबको मिला करके हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो सिंपल सा अगर आउट ब्रीडिंग डिवाइस का डेफिनेशन देनी हो तो कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता हो, कोई भी ऐसा अडेप्टेशन जो फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता हो, जिससे प्लांट क्या करे, फेवर करे क्रॉस पॉलिनेशन को, जिससे प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करे और सेल्फ पॉलिनेशन को कम करे, दैट इज कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस भी मैंने जैसा बताया कि कई सारे लेवल पर हो सकते हैं, केमिकल लेवल पर, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर, फिजियोलॉजिकल लेवल पर, हर तरह का आउट ब्रीडिंग डिवाइस अवेलेबल है। कुछ कॉमन जो आउट ब्रीडिंग डिवाइस प्लांट यूज़ करते हैं, जो सबसे फेमस हैं, सबसे कॉमन टाइप के हैं, वो यहाँ पर हमें पढ़ना है।
सबसे अच्छा आउटब्रीडिंग डिवाइस है यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाना। जैसे मैंने बताया था कि ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स बाईसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं, उनके फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में मिलता है। अगर ऐसी कंडीशन है, बाईसेक्सुअल कंडीशन है, तो भाई सेल्फ पॉलिनेशन के चांस ज़्यादा होंगे ही। लेकिन अगर क्या हो कि अगर एक ऐसा फ्लावर हो जो यूनिसेक्सुअल हो, मतलब कि मेल फ्लावर अलग बनता है और फीमेल फ्लावर अलग बनता है, तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम होंगे? बिल्कुल कम होंगे। अब इसमें भी हमारे पास फ्लावर को लेकर के दो कंडीशन आती हैं प्लांट्स के रिस्पेक्ट में, कि ये जो मेल फ्लावर है और जो फीमेल फ्लावर है, भले से ये अलग अलग फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, पर क्या ये फ्लावर सेम प्लांट पे लगते हैं या फिर डिफरेंट प्लांट पे लगते हैं, उसके बिहाफ पे हम प्लांट्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो प्लांट्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस मतलब एक ही प्लांट है और उसी प्लांट में दोनों मेल और फीमेल फ्लावर आपको दिखाई पड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं मोनोइशियस कंडीशन। दूसरा होता है डायोइशियस कंडीशन। डायोइशियस मतलब दो प्लांट है, दोनों प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर अलग है। अब मोनोइशियस कंडीशन भी दो तरह की होती है, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाली और एक बाईसेक्सुअल फ्लावर वाली। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि एक ऐसा प्लांट है जिसके कुछ फ्लावर मेल फ्लावर है और कुछ फ्लावर फीमेल फ्लावर है, कुछ फ्लावर मेल फ्लावर है और कुछ फ्लावर फीमेल फ्लावर है। पर क्या दोनों फ्लावर सेम ही प्लांट पे लगे हुए हैं? भाई दोनों फ्लावर लगे तो एक ही प्लांट पे ना, ये प्लांट ये वाला है, तो ये भी क्या कहलाएगा? मोनोइशियस प्लांट। बाईसेक्सुअल वाला तो मोनोइशियस ही होगा, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर एक ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर में दोनों डेवलप करते हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों डेवलप करते हैं, दैट इज मोनोइशियस। अगर बाईसेक्सुअल फ्लावर डेवलप कर रहा है तो क्या यहाँ पे ऑटोगेमी हो सकती है? ऑटोगेमी मतलब खुद के फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के पिस्टिल या फिर स्टिग्मा पे जाके बैठ जाए। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके पास तो दोनों पार्ट है ना, तो यहाँ पे ऑटोगेमी हो सकती है। क्या यहाँ पे गिटनोगेमी भी हो सकती है? गिटनोगेमी मतलब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी प्लांट पे लगे हुए किसी दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके बैठ जाए, गिटनोगेमी भी हो सकती है। क्या यहाँ पे जीनोगेमी भी हो सकती है? क्या यहाँ पे जीनोगेमी भी हो सकती है? बिल्कुल जीनोगेमी भी हो सकती है। अगर तो इसका पोलन ग्रेन उठकर इस पर आ जाए तो यहाँ पे जीनोगेमी भी हो सकती है, तीनों हो सकती है। पर तीनों के रेट में फ़र्क आता है। जो होने के चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं? ऑटोगेमी के, क्योंकि दोनों फ्लावर पास पास में, तो ऑटोगेमी के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। फिर गिटनोगेमी के चांस होते हैं और जीनोगेमी के चांस यहाँ पर कम होते हैं। अगर तो फ्लावर बाईसेक्सुअल है तो ज़्यादा कंडीशन तो ऑटोगेमी की ही होगी। मोनोइशियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर ऐसा कोई फ्लावर है जो मोनोइशियस है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाता है, तो उसके अंदर में क्या ऑटोगेमी हो सकती है? क्या ऑटोगेमी हो सकती है? कभी भी नहीं हो पाएगी। भाई ऑटोगेमी के पहली कंडीशन ही है कि एक फ्लावर बाईसेक्सुअल होगा तभी ऑटोगेमी हो सकती है, क्योंकि उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के पिस्टिल पे जाकर के बैठना चाहिए। तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं हो सकता। क्या गिटनोगेमी यहाँ पर हो सकती है? हाँ, गिटनोगेमी तो हो सकती है। भाई प्लांट का पोलन ग्रेन है और इसी के दूसरे किसी फ्लावर पे, फीमेल फ्लावर पे जाके उसको पॉलिनेट कर दे, दैट इज कॉल्ड एज गिटनोगेमी। क्या यहाँ जीनोगेमी भी हो सकती है? बिल्कुल, जीनोगेमी हर किसी में हो सकती है। जीनोगेमी मतलब दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन, तो जीनोगेमी भी हो सकती है। पर जो रेट ऑफ अकरेंस है वो गिटनोगेमी का बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जीनोगेमी। तो ज़्यादातर हम मान के चलेंगे कि इसके अंदर गिटनोगेमी ही पॉसिबल है। लास्ट कंडीशन आती है डायोइशियस प्लांट। अगर तो फ्लावर प्लांट ने अपने अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन कर लिया है कि मेल फ्लावर एक प्लांट पे लगते हैं
जिस पे सारे मेल फ्लावर ही लगते हैं, मेल के अलावा फीमेल यहाँ पर लगेगा ही नहीं, और इस पूरे प्लांट को हम मेल प्लांट बुला देंगे। दूसरा प्लांट होता है जिसपे फीमेल फ्लावर लगती हैं, जिसको हम फीमेल प्लांट बुला देते हैं। तो एक प्लांट है मेल प्लांट और एक प्लांट है फीमेल प्लांट। दोनों अलग अलग प्लांट पे डेवलप कर रहे हैं मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। अब इनमें से ऑटोगैमी, गिटनोगैमी और जीनोगैमी में से डायोशियस कंडीशन में सिर्फ एक ही पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड जीनोगैमी। यहाँ पर तो ऑटोगैमी हो ही नहीं सकता, यहाँ पर गिटनोगैमी भी नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन या वो अडेप्टेशन जो प्लांट को जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ लीड करेगा, वो कौन सा वाला है? दैट इज डायोशियस कंडीशन। ऐसा फ्लावर डेवलप करना जो जिसमें कि एक प्लांट पे एक टाइप का, एक जेंडर का फ्लावर ही प्रोड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड एज डायोशियस कंडीशन। तो बहुत सारे प्लांट्स ने यही अडेप्टेशन डेवलप कर लिया है जिसमें वो डायोशियस कंडीशन शो करते हैं, जिसकी वजह से 100% क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। इसके एग्जाम्पल याद रखने इन तीनों के। अब तीनों के एग्जाम्पल याद रखने के लिए हमें ऑटोगैमी वाले का एग्जाम्पल या फिर जो यूनिसेक्सुअल मोनोइशियस कंडीशन है इसका एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट, मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स यही वाले होते हैं। तो आप जो भी प्लांट का नाम लोगे बाय डिफ़ॉल्ट वो मोनोइशियस बाइसेक्सुअल होगा ही। तो हमें याद रखना है ये वाली कंडीशन और ये वाली, क्योंकि ये दोनों कंडीशन कुछ स्पेसिफिक फ्लावर, स्पेसिफिक प्लांट में देखने को मिलती हैं। जो बाइसेक्सुअल कंडीशन है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलती ही है। जो यूनिसेक्सुअल मोनोइशियस कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है कैस्टर में। सबसे पहला तो होता है कैस्टर, जो कैस्टर प्लांट होता है उसमें देखने को मिलता है। कैस्टर प्लांट के अलावा एक बहुत बड़ी फैमिली है, कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली जिसके अंदर में सारे के सारे गर्ड प्लांट्स आते हैं। गर्ड प्लांट यानी कि जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, करेला हो गया, ककड़ी, ये सब हो गए। तो जो भी गर्ड प्लांट्स होते हैं जिनमें बीच में सीड होता है, फ्लैशी सीड, फ्लैशी प्लेसेंटा, और बाहर खाने लायक मोटी सी वॉल होती है, तो उसको बोलते हैं गर्ड प्लांट। तो ये सारे गर्ड प्लांट फैमिली में आते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में। और कुकुरबिटेसी फैमिली मोनोइशियस कंडीशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा भाई, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले हैं बेटा। ये जो सारे हैं ना ये मोनोइशियस कंडीशन बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और ज़्यादातर प्लांट ये वाले होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये हमें पता ही होगा, हमने पढ़ ही रखा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर एग्जाम्पल इधर लग सकते हैं। दूसरा जो हमें याद रखना है वो है जीनोगैमी। जीनोगैमी के बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पल हैं, 3 ही 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं, बल्कि उसमें इम्पॉर्टेंट तो 2 ही हैं। इसमें से इम्पॉर्टेंट है पपाया, डेट पाम और वेलिस्नेरिया। जो इस चैप्टर में मेंशन है दे आर पपाया, डेट पाम एंड वेलिस्नेरिया। 2 का एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है, पपाया एंड डेट पाम। तो ये तो कम से कम आपको याद ही रहना चाहिए। इनको याद रखने के लिए आप डीपीडी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डायोशियस कंडीशन पपाया एंड डेट पाम। डीपीडी हमारा एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो ये जीनोगैमी कंडीशन शो करते हैं, यूनिसेक्सुअल डायोशियस कंडीशन को शो करते हैं। अब हम बाकी जो मेथड्स हैं जिसके थ्रू प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, बाकी आउट ब्रीडिंग डिवाइस सेकंड की बात करते हैं।
सेकंड जो है वो टेम्पोरल या फिर टाइम डिफरेंस पे बेस्ड होता है। टेम्पोरल डिफरेंस यानी कि टाइम डिफरेंस। किस रिस्पेक्ट में हम टाइम की बात कर रहे हैं? मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। अगर जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाइसेक्सुअल कंडीशन होने के बाद भी जो मेल पार्ट है, जो एंथर है, वो अलग टाइम पे मैच्योर होता है, और जो फीमेल फ्लावर है, जो फीमेल पार्ट है, वो अलग टाइम पे मैच्योर होती है। तो क्या मैच्योरेशन डिफरेंस की वजह से एंथर की मैच्योरेशन डिफरेंस और पिस्टिल का जो मैच्योरेशन टाइम है वो डिफरेंट होता है, यहाँ पे वो डिफ़र करता है। अगर वो मैच कर ही नहीं रहा तो भले से वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, उसके अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं रह जाएंगे। इस तरह की कंडीशन को, इस तरह के आउटब्रीडिंग डिवाइस को एक नाम मिलता है डाइकोगेमी। तो इसी आउटब्रीडिंग डिवाइस को हम डाइकोगेमी बुलाते हैं। डिफरेंट टाइम ऑफ मैच्योरेशन फॉर एंथर एंड स्टिग्मा। डाइकोगेमी दो तरह की होती है भाई। हमारे पास अगर डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम है तो वो दो तरह का हो सकता है। या तो पहले एंथर मैच्योर हो जाए, पिस्टिल बाद में मैच्योर हो, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हो, या फिर पहले स्टिग्मा जो है वो पहले ही रिसेप्टिव हो जाए, उस पर पहले कोई दूसरा पोलन ग्रेन आकर के पॉलिनेशन कर जाए, और जब पॉलिनेशन हो चुका, फर्टिलाइजेशन हो चुका, तो उसके बाद एंथर, उस फ्लावर का एंथर मैच्योर हो। तो इसी वजह से डाइकोगेमी दो तरह की होती है। इसको बोलते हैं प्रोटेंड्री, जहाँ पे एंथर पहले मैच्योर होता है, एंथर मैच्योर होता है और मैच्योर होकर के डीहेसेस हो जाता है, ये रप्चर हो जाता है, रप्चर करके सारे पोलन ग्रेन बाहर भगा देता है। फिर एक बार जब पोलन ग्रेन बाहर चले गए तो बाद में जाकर स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है, स्टिग्मा मैच्योर होता है। दूसरा जो डाइकोगेमियस टाइप है दैट इज प्रोटोगाइनी। अब ये भी समझ में आ ही गया होगा, प्रोटोगाइनी मतलब फीमेल फर्स्ट। यहाँ पर जो फीमेल पार्ट है या फिर जो पिस्टिल है, स्टिग्मा है, ये पहले रिसेप्टिव हो जाता है, इस पर कोई दूसरा पोलन ग्रेन आकर के पॉलिनेशन पहले कर जाएगा, फिर बाद में जाकर के एंथर मैच्योर होगा, एंथर डीहेसेंस शो करेगा। तो इन दोनों ही कंडीशन को, चाहे हम प्रोटेंड्री की बात करें, प्रोटोगाइनी की बात करें, इसको मिला करके बुलाया जाता है डाइकोगेमी। इसको मिला करके बोलते हैं डाइकोगेमी। तीसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस है हेटेरोस्टाइली। तो तीसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस है दैट इज हेटेरोस्टाइली। अब हेटेरोस्टाइली का मतलब क्या है? जो लेंथ है, फिलामेंट और स्टिग्मा की जो लेंथ है वो लेंथ डिफर करती है एक दूसरे से। यहाँ पे डिफरेंट लेंथ दिखाई पड़ती है फिलामेंट की, जो स्टेमन का फिलामेंट होता है उसकी लेंथ अलग होती है। इसके अलावा जो स्टाइल होता है, जो पिस्टिल का स्टाइल होता है, वो भी इसका स्टॉक होता है, उसकी भी लेंथ डिफर करती है। तो एक ही फ्लावर में अलग अलग लेंथ वाले स्टेमन मिलेंगे, फिलामेंट मिलेंगे और स्टाइल मिलेंगे। कुछ इस तरह का, मान लो ये हमारे पास में एक फ्लावर है, ये एक दूसरा फ्लावर है, ये कुछ स्टाइल है इसके ऊपर में, जबकि इसका स्टाइल देखो छोटा होगा साइज में। पोलन ग्रेन एंथर लगे हुए और इधर जो एंथर लगे हुए हैं वो बड़े हैं। इसी को बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। यहाँ पर देखो स्टेमन का लेंथ भी वेरी कर रहा है अलग अलग फ्लावर्स में, और जो पिस्टिल का लेंथ है वो भी वेरी करता है। ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जो सेम लेंथ वाले एंथर होते हैं वही पॉलिनेशन करेंगे सेम लेंथ वाले स्टिग्मा का, और ये वाले एंथर पॉलिनेट करेंगे, इसका पॉलिनेशन करेंगे। तो इससे भी क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लावर जो होता है ना बेटा, वो सिर्फ स्टिग्मा स्टाइल से तो बनता नहीं है, वो तो बहुत सारे और कंपोनेंट्स भी होते हैं। अब मान लो कोई ऐसा इंसेक्ट है जिसका साइज़ थोड़ा छोटा है। अब छोटे साइज़ का इंसेक्ट यहाँ पर जाकर के फीड करेगा, नीचे जाकर के फीड करेगा, और यही इंसेक्ट जब इस वाले फ्लावर पे आएगा तो वो नीचे जाकर के फीड करेगा, तो पॉलिनेशन इन दोनों के बीच में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर मान लो कोई बड़ी सी बर्ड है, कोई बड़ी सी बर्ड है
जो यहाँ पर फीड करती है वो नीचे नहीं जा सकती अपने साइज़ की वजह से, क्योंकि ये यहाँ पर फीड करती है। तो क्या नेक्स्ट फ्लावर में भी ये यहाँ पर फीड करेगी? बिल्कुल यहाँ पर फीड करेगी। ये यहाँ पर भी इस लेवल पे फीड करती है, यहाँ पर भी इस लेवल पे फीड करती है। तो पॉलिनेशन के चांसेस किस में हो जाते हैं? इस वाले लेवल के एंथर और स्टिग्मा के बीच में पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हेटेरोस्टाइली जो है इट इज़ ऑल्सो आउटब्रीडिंग डिवाइस। हेटेरोस्टाइली के बाद में बात करते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये केमिकल मैकेनिज्म है या फिर हार्मोनल मैकेनिज्म है जो कि जेनेटिक लेवल पर ऑपरेट करता है, जीन्स के लेवल पर अंडरस्टैंड करते हैं हम इसको। इसमें फ्लावर क्या करता है? इसमें फ्लावर उन पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर देता है। मान लो अगर पिस्टिल पे कोई ऐसा पोलन ग्रेन आया जिस पोलन ग्रेन का जेनेटिक कंटेंट, अगर इसका जेनेटिक कंटेंट और इसका जेनेटिक कंटेंट दोनों सेम है या सिमिलर है, पोलन और पिस्टिल का, अगर दोनों का जेनेटिक कंटेंट सिमिलर दिखाई पड़ रहा है, दोनों सेम प्लांट से आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। वो भले से यहाँ पर लैंड कर जाए, बट लैंड करने के बाद में जो पोलन ट्यूब बनना है, बाद में चल करके पॉलिनेशन के बाद में पोलन ट्यूब बनने वाला है, वो पोलन ट्यूब यहाँ पर बनेगा ही नहीं, पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये रिजेक्शन किसकी वजह से? क्योंकि जेनेटिक कंटेंट दोनों का सेम है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे, इनहिबिटर्स रिलीज होंगे जो पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने ही नहीं देंगे। तो इस पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जहाँ पर सेम जेनेटिक्स वाले पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेम जेनेटिक्स वाले पोलन ग्रेन्स को हम रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो एनसीईआरटी में मेंशन है। एक और मैकेनिज्म हमें पढ़ना है जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है वैसे तो, पर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजिकल मैकेनिज्म की डाइवर्सिटी को भी समझाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर में स्पेशल मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है, स्पेशल मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन हो जाता है जिनके किसी फ्लावर पार्ट में, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ईजिली हो सके। तो ये भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है जो हमें देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं लेवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। इसको कई बार हम टर्न पाइन मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि जो इसका मेथड होगा वो इसी तरह का होता है। एक पाइप टर्निंग जैसा दिखाई पड़ता है। एक ट्यूब होती है जो टर्न करती है, बेंड करती है, और बेंड करने की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इस तरह का पॉलिनेशन हमें साल्विया में देखने को मिलता है। अब साल्विया एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, और बाइसेक्सुअल प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए कुछ अडेप्टेशन चाहिए। अच्छा, इसका जो एंथर है, जो स्टेमन है, उसके एंथर में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जब हमने एंथर पढ़ा था तो कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी। जो हमने एंथर पढ़ा था तो भाई 2 लोब्स होते हैं और 2 लोब्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बहुत लंबा हो जाता है। इसका जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो बहुत ही इलोंगेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक लोब ये बनता है और एक लोब 2 ये वाला बनता है, सेकेंड लोब ये बनता है, और ये बीच में क्या है? इलोंगेटेड कनेक्टिव। ये जो कनेक्टिव टिश्यू था ये यहाँ पर इलोंगेट होकर के ऐसा बड़ा सा हो जाता है आएगा। तो ये पूरा फ्लावर है, ये पेटल है उसकी। ठीक, अब यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही बनाने। जो फीमेल पार्ट है वो यहाँ पर कुछ इस तरह के, ये उसका स्टिग्मा है और यहाँ पे ओवरी है। जो एंथर है वो टोटल 2 स्टेमन पाए जाते हैं यहाँ पर, और दोनों स्टेमन लोब्स में रहते हैं। मतलब यहाँ पर जो दोनों स्टेमन रहेंगे उसका एक लोब इस तरफ और एक लोब इस तरफ।
उसमें भी ये दोनों लोब्स बराबर नहीं रहते, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेमन रहेंगे, एक ये स्टेमन है, इसके दो लोब, लार्जर लोब, लॉन्गर लोब और स्मॉलर लोब, और लॉन्गर लोब और स्मॉलर लोब। तो ये जो हमने बनाए हैं दीज आर स्टेमन। और स्टेमन कैसे हैं? स्टेमन जो है इसके एंथर बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड है, और जो दोनों लोब हैं वो अब की बार अलग अलग लोकेटेड हैं। ये देखो, ये बड़ा वाला लोब है, इसको बोलते हैं अपर लोब, दीज आर अपर लोब, और ये दोनों लोअर लोब हैं, ये दोनों लोअर लोब है, ये दोनों। और अपर लोब और लोअर लोब को बनाने का कौन काम करता है? इलोंगेटेड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बहुत ही बड़ा होता है, यहाँ पे इलोंगेटेड होता है, और कनेक्टिव टिश्यू बड़ा होने की वजह से दो लोब्स बन जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में सेपरेटेड रहेंगे। खास बात ये होती है कि लोअर लोब स्टेराइल होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन नहीं बनते, लेकिन जो अपर लोब है यहाँ पर पोलन ग्रेन बनते हैं, ये फर्टाइल होते हैं। अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। भाई क्रॉस पॉलिनेशन कराने का सबसे बड़ा तो आप देखते ही बोलोगे कि इसका स्टिग्मा यहाँ पर लोकेटेड है, फर्टाइल पोलन सैक यहाँ पर लोकेटेड है, लोब यहाँ पर लोकेटेड है, तो इन दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोटेंड्रस कंडीशन भी शो करता है। ये कैसी कंडीशन शो करता है? प्रोटेंड्रस, मतलब जो स्टेमन है, एंथर है, वो पहले रप्चर होगा, पहले मैच्योर होगा, और स्टिग्मा बाद में मैच्योर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं लेबर मैकेनिज्म या फिर टर्न पाइन मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है। कोई इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट उड़ता हुआ आया नेक्टर पीने के लिए, यहाँ पर इस फ्लावर के पास आया। जब ये इंसेक्ट नेक्टर पीने आएगा तो इसका माउथ तो इधर चला जाएगा, पर इसका जो बैक रहेगा, यहाँ से नेक्टर पी रहा है, पर इसका जो बैक साइड है, ये वाला साइड, क्या ये इस अपर लोब के कांटेक्ट में, डायरेक्टली कांटेक्ट में? अब ये क्या करता है, जैसे ये इंसेक्ट इस लोअर लोब को टच करता है, जो इंसेक्ट है ये जैसे इस लोअर लोब को टच करेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा, तो इसको पुश करने पर ये जो अपर लोब है ये भी नीचे खींचा चला आएगा, जिसको हम लेवर मैकेनिज्म बोलते हैं। आपने लेवर देखा होगा भाई, जहाँ जिससे हम दो पार्ट्स होते हैं लेवर के, अगर हम एक को पुश करते हैं तो दूसरा अपने आप मूव करता है। ऐसे ही जब ये इंसेक्ट इस लोअर वाले लोब्स को टच करेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा, तो ये अपर लोब्स यहाँ पे आकर के इसकी बैक साइड पे रब होंगे, उस पर टच हो जाएंगे, ये इसकी बैक साइड पे आकर के पोलन ग्रेन रिलीज कर देंगे। तो इसकी बैक साइड पे बहुत सारे पोलन ग्रेन इस तरह से डस्ट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन यहाँ पर रख दिए जाएंगे। अब यही इंसेक्ट दूसरे किसी फ्लावर पे जाएगा, साल्विया के फ्लावर पे। जब ये दूसरे फ्लावर पे जाएगा, क्योंकि ये प्रोटेंड्रस कंडीशन है, तो प्रोटेंड्रस कंडीशन में स्टिग्मा बाद में मैच्योर होता है, तो जब यहाँ पर दूसरे प्लांट पे जाएगा तो ये जो पोलन ग्रेन है ये इसके दूसरे फ्लावर के पिस्टल पे, स्टिग्मा पे जाकर के पहुँच जाएंगे, और इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पोलन ग्रेन जो है, जो एंथर है पर्टिकुलरली, उसमें बाइलोब्ड कंडीशन होती है। और बाइलोब्ड कंडीशन कैसी होती है? जिसमें दो डंडे बड़े बड़े, जो कनेक्टिव है वो बहुत बड़ा हो गया, एक लोब इधर चला गया, एक लोब इधर चला गया। जब हम इस लोब को मूव करते हैं तो ये वाला लोब अपने आप मूव करता है। तो यही चीज़ है, जब लोअर लोब पे इंसेक्ट प्रेशर डालेगा तो अपर लोब अपने आप मूव करेगा और उसके बैक साइड पे पोलन ग्रेन को रिलीज कर देगा। इस मैकेनिज्म से टर्न पाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है, और ये भी हमारा क्रॉस पॉलिनेशन का एक मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे हमने सारे जो डिफरेंट क्रॉस पॉलिनेशन आउट ब्रीडिंग डिवाइस किस किस तरह के प्लांट फॉलो कर सकता है वो हमने पढ़ लिया।